हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक वितरण। मध्य प्रदेश को भौगोलिक वितरण में कितने खंडों में बाँटा गया है, आज हम उस पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे एमपीपीएससी के माध्यम से कि जिससे हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज प्रश्न बनेंगे। आज पहले मैं उन पे डिटेल पे बात करूँगा, फिर उस पर जो है 3 से 4 दिन हमारा ये टॉपिक चलने वाला है। 3 से 4 दिन टॉपिक चलने के बाद जो है हम इस पर प्रश्न अनुसार जो है प्रश्न बनाएँगे, जिससे हमारा ये पूरा क्षेत्र जो है कवर हो जाएगा और एमसीक्यूज प्रश्न भी हम इसके लगाएँगे। एक दिन पूरा एमसीक्यूज प्रश्न लाएँगे इस पूरे टॉपिक का। सबसे पहला इस क्षेत्र को हमको समझना है कि कहाँ पे कौन-सा क्षेत्र स्थित है और कहाँ से कैसा प्रश्न बनेगा। ठीक है? तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि हम पहले सबसे पहले टॉपिक क्लियर करते हैं कि मध्य प्रदेश को भू आकृति पहले मैं एक थ्योरी के रूप में बताता हूँ, फिर उसको मैप के माध्यम से समझाऊँगा कि मध्य प्रदेश को किन आकृतियों में बाँटा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रमुख भू आकृतियाँ भौतिक विभाग यानी हम इसको भौगोलिक वितरण कहते हैं कि मध्य प्रदेश को भौतिक रूप में किस तरह बाँटा गया है। तो चलिए इन पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश देखिए आपके सामने लिखा है मध्य प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। यहाँ पठारी भाग अधिक है, कहीं-कहीं पर्वतीय श्रृंखलाएँ विस्तृत हैं। और कुछ क्षेत्रों में मैदानी भाग फैले हैं। भौतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की प्राकृतिक रचना, जलवायु और वनस्पति, मिट्टी और खनिज, कृषि, जनसंख्या, उद्योग, यातायात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मध्य प्रदेश को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आप शब्दों को बड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें प्राकृतिक रचना एवं जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज, कृषि, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने प्रदेशों में बाँट दिया गया है? ये 7 भौतिक प्रदेशों में बाँट दिया गया है। तो चलिए इन पर हम बात करते हैं कि कौन-कौन से वो क्षेत्र हैं। तो हम सबसे पहले मैप की ओर चलते हैं। मैप के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि किन क्षेत्रों को कैसा बाँटा गया है। तो सबसे पहले मालवा के पठार की बात करते हैं। तो ये जो आपको पूरा नक्शा दिख रहा है कि मालवा का पठार जो क्षेत्र पूरा ये दिख रहा है डायग्राम, ये मालवा का पठार जो है यहाँ पर विस्तृत है, ठीक है? विस्तृत का मतलब होता है यहाँ पर फैला हुआ है, मतलब इन क्षेत्रों में इतना क्षेत्र जो है मालवा का पठार कहलाता है। वहीं देखें तो दूसरा क्या है? मध्य भारत का पठार। ये मध्य भारत का पठार जो है ऐसे गया हुआ है, ठीक है? वहीं हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन हमको देखने के लिए क्या मिल जाता है? तो तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि हमको जो बुंदेलखंड का पठार है, वहीं से एकदम सीधी पैरेलल लाइन पे आती है और ये बुंदेलखंड हमको इस क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाता है। तीसरा हमारा पठार कौन-सा हो गया? बुंदेलखंड। इनके क्षेत्रफल क्या इसके अंतर्गत आता है? कितने जिले आते हैं? हम सभी क्षेत्रों की बात करेंगे और प्री के हिसाब से ही हम बात करेंगे, फिर मेंस के हिसाब से हम अ, अलग वीडियो बनाएँगे। पहले हम सबसे पहले हमको प्री क्लियर करना है, ठीक है? और यहाँ पे हमको देखना है कि जो है एक जो है विंध्य का पठार या रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जो है कहाँ से कहाँ तक लगता है? ये क्षेत्र जो है रीवा पन्ना का पठार लगता है, ठीक है? वहीं हम बघेलखंड को देखें तो ये बघेलखंड का क्षेत्र आ जाता है, ये पूरा क्षेत्र। बघेलखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बघेलखंड में बहुत वनस्पति एवं खनिज संपदा एवं नदियों से परिपक्व है। इस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा हमको ध्यान में रखना है, प्रश्न इससे बहुत बनते हैं, ठीक है? वहीं नर्मदा सोन घाटी की हम बात करें तो ये क्षेत्र जो है हमको देखने के लिए नर्मदा सोन घाटी मिल जाती है। उसी के नीचे हमको जो है सतपुड़ा देखने के लिए मिल जाता है। ये क्षेत्र जो है हमको सतपुड़ा क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। चलिए इन प्रदेशों को बाँट दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि अ अ, इन क्षेत्रों में हम ये बात करेंगे कि सबसे पहला हम टॉपिक उठाएँगे मालवा के पठार को। मालवा के पठार को हम समझेंगे कि मालवा का पठार जो है क्या इसके अंतर्गत और इसके क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग क्या हैं? व्यापार क मतलब हर एक चीज़ कितनी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे धीरे-धीरे और इसका क्षेत्रफल कितना है, ये सभी चीज़ें बनेंगे, अभी मैप के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए हम मालवा के पठार की बात करते हैं, तो मालवा का पठार हम सबसे पहले देखेंगे कि मालवा का पठार जो है हम मालवा के पठार में सबसे पहला देखते हैं कि मालवा का पठार। ये मालवा का जो पठार है हमको कहाँ देखने के लिए मिल जाता है? तो मालवा का पठार जो है हमको मध्य प्रदेश के ये हमको पश्चिमी भाग में देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है? अब सबसे पहले बात कर लें कि इसको बता दूँ कि कितने प्रदेशों में बाँटा गया है, तो 7 भौतिक प्रदेशों में बाँटा गया है। चलिए उन 7 भौतिक प्रदेशों को पहले देख लेते हैं कि इनको बाँटा कितने क्षेत्रों में गया है। बाँटा कितने क्षेत्रों में गया है, तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये 5 हुए। फिर एक बघेलखंड जो पूर्वी पठार आ जाता है और मैक्कल श्रेणी का पठार जो जिसको हम सतपुड़ा का पठार भी कहते हैं।
ये 3 भागों में डिवाइड है, इसको अच्छे से विस्तार से हम समझेंगे कि इसकी कहानी क्या है और पूर्वी पठार को भी समझेंगे और ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये 5 पठार आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे कि मालवा का जो पठार है मालवा का जो पठार है हमको उसको पहले देखना है। मालवा के पठार जो है कहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है, तो जब हम मध्य प्रदेश के नक्शे में देखते हैं तो हमको मालवा का पठार जो है विस्तृत दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम मैप से समझेंगे कि मालवा का पठार है कहाँ पास। तो ये हम एक मैप के थ्रू जो है समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारा मध्य प्रदेश है और इस क्षेत्र के अंतर्गत पूरा मालवा जो है विस्तृत है। इस क्षेत्र के अंतर्गत हमको मालवा का पठार देखने के लिए मिलता है, मालवा का पठार देखने के लिए मिल जाता है और इसी क्षेत्र को हम मालवा का पठार कहते हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 88,222 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर है। 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमको देखने के लिए इसका मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत लगभग इस क्षेत्र के अंतर्गत हमको लगभग इस क्षेत्र के अंतर्गत हमको लगभग कितने जिले देखने के लिए मिल जाते हैं, तो लगभग 16 जिले देखने के लिए मिलते हैं। तो उनको जो है लिख पाना थोड़ी आसान नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ कुछ जिलों के नाम जो है, जैसे मंदसौर है, रतलाम है, वहीं पे ये रतलाम आ गया। ठीक है, और फिर हमको देखने के लिए झाबुआ मिल जाता है और झाबुआ को भी हम देखेंगे, वहाँ धार, राजगढ़, सागर, इंदौर, उज्जैन आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इनको याद रखना है कि ये क्षेत्र हमको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ही मैं बताऊंगा जो प्री के लिए हमारे काम में आएगा। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हम बात करेंगे दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट जो है निर्माण की बात करें, इस पठार का निर्माण हम जो है एक युग के पैरालाइज बताएंगे कि इसमें निर्माण कब हुआ, तो सॉरी निर्माण जो है हमको देखने के लिए कब मिलता है, तो इस पठार का निर्माण जो है हमको जो राशिक जो रासिक युग में देखने के लिए मिलता है, जो राशिक युग में हमको इसका निर्माण देखने के लिए मिलता है। ये जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो इस युग को पूरी तरह समझाऊंगा। ठीक है, इसकी जलवायु कैसी है, इसकी जलवायु जो है, जलवायु कैसा है याद रखना है, इसकी जलवायु सम जलवायु है, सम जलवायु वाला क्षेत्र है। मतलब मालवा का पठार वाला जो सम जलवायु है, ग्रीष्म काल में साधारण गर्म और शीतकाल में साधारण ठंडा। ग्रीष्म का मतलब क्या हो जाता है, ग्रीष्म का मतलब हो जाता है कि गर्मी के सीजन में साधारण गर्म रहता है और शीत का मतलब हो जाता है ठंडी, शीतकाल में साधारण ठंडा, मतलब ठंडी के समय भी साधारण ठंडा रहता है। और वर्षा लगभग यहाँ 75 सेंटीमीटर होता है, वर्षा कितना होता है, लगभग 75 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखना है कि ये प्रश्न में पे पूछा जाएगा, नोट करके लिखिएगा इसको कि फाहियान एक व्यक्ति था जो मालवा घूमने आया था और उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। विश्व की फाहियान नाम का व्यक्ति था, उसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, सर्वश्रेष्ठ जलवायु सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। फाहियान नाम का एक व्यक्ति जिसने सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। और जो है और प्रमुख इसकी चोटियाँ जो है आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत 3 चोटी आती है। मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा, सिगार नाम का एक चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 881 मीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है, और फिर दूसरी चोटी जो है उससे ऊंची जो है कौन सा है, तो जाना पाव जाना पाव नाम का 854 मीटर है। वहीं तीसरी चोटी जो है धजारी नाम का एक चोटी है, जो कितना है 810 मीटर है। इन चोटियों को बहुत ही ध्यान में रखिएगा। चलिए यह बात करते हैं कि मृदा कौन सी पाई जाती है। मृदा यहाँ साधारण काली मृदा पाई जाती है, साधारण काली मृदा पाई जाती है, ये नोट करके रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि सोयाबीन, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन यहाँ होता है, फसल में सबसे ज़्यादा फसल में सोयाबीन 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 और गेहूँ, सोयाबीन गेहूँ
सोयाबीन है, गेहूँ है, गन्ना है, ज्वार है, मूँगफली आदि फसलों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है? नदी जो है कौन-कौन सी है? इस क्षेत्र में नदी हम देखेंगे तो नदी हमको देखने के लिए बहुत सारी नदियाँ देखने के लिए हमको मिलती है। तो जैसे कि सबसे पहला हो गया चंबल, चंबल हो गया, क्षिप्रा हो गया, माही है, माही, पार्वती है, पार्वती और आदि बहुत सारी नदियाँ हैं। जब हम नदियों के विषय में पूरी जानकारी लेंगे तो नदियों के विषय में पूरी जानकारी बताएँगे हम इसको। और बहुत सारे चीज़ हैं। अब इस क्षेत्र में जो है खनिज का अभाव है। खनिज ज़्यादा ध्यान में रखना नहीं कि मालवा के क्षेत्र में खनिज का अभाव है, पर हमको झाबुआ में एस्बेस्टॉस और रॉक फॉस्फेट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं मंदसौर में स्लेट पत्थर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है? और इतने इम्पोर्टेंट बात हमको याद रखना है कि इस क्षेत्र में जो है ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे एक बताया था कि फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। इसको ध्यान रखिएगा। गेहूँ, हाँ, एक और प्रश्न है कि एक और प्रश्न आता है कि गेहूँ की डलिया कहते हैं। मालवा के पठार को ही मालवा के पठार को गेहूँ की डलिया कहते हैं। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपीपीएससी प्री 2026 में आने का चांस भी है। तो इन सभी ऑप्शनों को ध्यान में रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिससे सभी प्रश्न आपको ध्यान में रहें। और इसके एमसीक्यूज प्रश्न हम जल्द ही उनके हमारा टॉपिक वाइज प्रश्न खत्म होने के बाद जो है हम एमसीक्यूज एक दिन लास्ट में पूरा प्रश्न के लिए लाएंगे, जिससे